नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो हम देखेंगे जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो स्टेट सर्विस एग्जाम आपका जो 17 मार्च 2024 को संपन्न हुआ था, तो उसमें जो जीएस का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें हम देखेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें लगभग सभी विषय के और सभी सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो आपकी आने वाली, जैसे आपकी चाहे यूपीपीएससी प्री हो, यूपीपीएससी आरओ, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी और अब अन्य कोई भी परीक्षा दे रहे हो, तो उन सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से जरूर देखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसके पहले यूपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और झारखंड पीएससी, साथ ही एमपीपीएससी के प्रीवियस पेपर को भी अपलोड कर दिया है। तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन जो आयोग ने आंसर की जारी की है उसी के आधार पर आपको कराया जा रहा है। हालांकि आंसर की प्रोविजनल है, जिसकी ऑब्जेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप इनको एक नज़र देखते जरूर जाइए। साथ ही इसके पहले आपकी जो फरवरी में 12 फरवरी को आपकी छत्तीसगढ़ पीएससी का भी पेपर हुआ था, तो उसको भी अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही आपका हरियाणा पीएससी और यूपीपीएससी आरओ को पेपर भी हुआ था, जो कि कैंसिल हो चुका है। तो इसके बाद हरियाणा पीएससी का पेपर भी आपको कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित एवं में से बताना है कि कौन सा सही है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2022 और पुरस्कार का क्षेत्र, तो आंसर होगा डी, यानी इनका एरोनॉक्स साहित्य के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो आंसर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा सूरीनाम। नेक्स्ट देखिए, द कोलेशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर होगा बी, यानी प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो 5 का आंसर होगा बी, यानी केवल 2 सही है। तो देख लेते हैं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, साथ ही आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार जो भी नई अपडेट और जो भी नया पेपर आपको प्राप्त होगा तो उसको आपको इसी चैनल के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। साथ ही आप यदि एमपीपीएससी और अन्य स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके पेपर को भी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग बना दी गई है। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा बी, केवल दूसरा सही है। तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो 7 का आंसर होगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट देखिए, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी। तो आंसर होगा न्यूयॉर्क ने। 8 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित एकों में से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो आंसर होगा डी, श्री पी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तो 10 का आंसर होगा कर्नाटक में। अब आप कमेंट में बताइए कि इस रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। तो 11 का आंसर होगा मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, अल सीसी। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो भी स्टूडेंट देना चाहे तो उस टाइप के क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स से बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से जरूर याद करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण यानी निकालने के हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था। तो आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। आंसर होगा विमल पटेल ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा केवल 1, यानी CDRI का भारत CDRI का सदस्य है। तो आंसर होगा 14 का
केवल ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। आंसर होगा बी, निम्न मृदा आर्द्रता से। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, जैसे आपकी सिंचाई है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो कंसेप्ट वाले होते हैं पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र स्थित है? तो 16 का आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, यायातसो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, 1, 2 और 3 सही है। तो यह लद्दाख में स्थित है और यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आंसर होगा ए, 1 और 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, लकड़ावाला समिति जो 1993 में गठित हुई थी, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा गरीबी आकलन से। और आप इसका ईयर भी याद रखिए कि समिति कब आई थी, तो 1993 में। जैसे आपकी प्रीलिम्स 2023 में आपकी एक अलग समिति पूछी गई थी, तो इसी टाइप से आपकी समिति भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 19 का आंसर होगा डी, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। ये क्या है? नहीं है। जबकि सम्मान, स्वतंत्रता एवं समानता शामिल है, जीवन का अधिकार है, उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो 20 का आंसर होगा व्हाइट बॉक्स अनुदान, ये नहीं दिया जाता। जबकि आप पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में ग्रीन बॉक्स अनुदान यानी सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और रेड बॉक्स सब्सिडी ये दी जाती है, वाइट सब्सिडी नहीं दी जाती। अब इनके संबंध में आप थोड़ा सा नेट पर भी निकाल के, यदि ऐसा नहीं आपको याद है तो इनके बारे में आप देख लीजिए कि इसमें क्या दिया जाता है, इनमें क्या क्या दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। तो 21 का आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही है। तो देख लेते हैं अब, जलोढ़ मिट्टी यानी इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं, ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में दिया गया है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो आंसर होगा 22 का ए, कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है, एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम से। नेक्स्ट देखिए, अब आप चाहें तो कमेंट में पीएम कुसुम का फुल फॉर्म भी बता सकते हैं और आप इसको देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत सी परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है। पीएम कुसुम इसका फुल फॉर्म। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर होगा नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। नेक्स्ट देखिए, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर होगा ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, और हाल ही में ILO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत की बेरोजगारी कितनी % है, इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? तो 25 का आंसर होगा बी। इसको देख लेते हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं। तो देख लेते हैं, उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न हुआ है और अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए इस समुद्र में लंबी दूरी तय करते हैं और ये गुजरात के क्षेत्र है जो कच्छ वाला क्षेत्र, उसी में ये पाए जाते हैं। यानी जो दलदल का एरिया है उसमें ये डूबते नहीं हैं, जबकि इसमें तैरते जाते हैं। तो यही क्या है? खराई ऊँट है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूपीएससी सिविल सर्विस शायद 2018 इसके आसपास इस स्टेटमेंट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इनको देखते जाइए। और यह लद्दाख में नहीं पाया जाता, गुजरात में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, केवल 1 और 2 सही हैं। तो यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है और गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। तो आप सब इसको एक इतना ही शब्द को याद रखिए कि गिनी गुणांक किससे संबंधित है? तो आय की असमानता से, आय की असमानता से, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है?
तो आंसर होगा बी, डिब्रूगढ़ होगा असम में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अर्थ ओवरशूट दिवस किससे संबंधित है? तो आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो आंसर होगा बनावली से। नवपाषाणपुरा स्थल बुरुटी है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा सी, जामताड़ा जिले में। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी शो की जाएगी थी। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एक बार आप आंसर की शो भी चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो आंसर होगा सी, स्थानीय, दौड़मुख, कर वाटिका और संग्रहण। नेक्स्ट देखिए, प्रभावती गुप्त शासिका थी? तो 32 का आंसर होगा सी, ये वाकाटक वंश की शासिका थी। नेक्स्ट देखिए, संगम ग्रंथ तोलकपियम का कार्य क्या है? तो 33 का आंसर होगा बी, ये व्याकरण से संबंधित है। तो आप इसके विषय को जरूर याद रखिए कि तोलकपियम क्या है, व्याकरण से संबंधित है और तोलकापियर के दौरान इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंशधारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? आंसर होगा मीर बख्शी। मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा खजाना। 35 का आंसर होगा ए। और जैसे आपकी दिल्ली सल्तनत में क्वेश्चन आया था कि पन्ही किसे कहते थे? दिल्ली सल्तनत में पन्ही किसे कहते थे, जो कि आपकी एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो पन्ही यानी जूते को कहते थे। इस टाइप के जो शब्द होते हैं, जैसे शब्द पूछा गया तो आप इनको 100% याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बताना है कौन सम्मिलित नहीं है? तो नहीं आपको यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे, ये क्या गलत है। जबकि लाल महल बलबन के द्वारा निर्माण किया गया, हिंडोला महल हुसैन शाही के द्वारा और जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये तो आप जब एमपीपीएससी में जब आप एमपी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये आप पढ़ते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में भी पूछे गए, तो आप इनको याद रखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो 38 का आंसर होगा सी, ख्वाजा अब्दुल समद, ये नहीं है। जबकि मंसूर मनोहर और अबुल हसन ये सभी हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये किसके समय के हैं। नेक्स्ट देखिए, 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 39 का आंसर होगा कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो आंसर होगा थॉमस मुनरो के द्वारा कहा गया। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो आंसर होगा इंडियन मिरर से। इनसे संबंध कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। जबकि यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन ये सभी महात्मा गांधी की हैं, जबकि इंडियन मिरर किसकी है? केशव चंद्र सेन जी की ये रचना है। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई थी? तो आंसर होगा लॉर्ड मिंटो के बीच में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 43 का आंसर होगा डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये इनकी रचना नहीं है। तो ये किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। जबकि थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, तो ये सभी अंबेडकर जी की रचनाएं हैं। आप इनको याद करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का कथन का चयन कीजिए। तो 44 का आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा बी। थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। तो एक सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है। तो देख लेते हैं, आंसर होगा बी, पहला सत्य यानी मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। दूसरा गलत है। तीसरा सत्य है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की मानक रेखा है। नेक्स्ट है, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। तो इस टाइप के जो गलत टाइप के फंसाने वाले स्टेटमेंट हैं, आप इनको देखते जाइए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 45 का आंसर होगा डी,
1 और 4 सही हैं। तो देखते हैं, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है और भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट देखिए, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स के रूप में। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो 48 का आंसर होगा कृष्णा नदी नहीं गिरती, जबकि साबरमती, ताप्ती और नर्मदा ये सभी गिरती हैं। नेक्स्ट देखिए, आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो 49 का आंसर होगा केरल और कर्नाटक में एक घटना है, यानी मौसमी हवा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य आपको बताना है, तो आंसर होगा बी, 2 और तीसरा सही है, 2 और 3। तो यह एक कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से निपट सकता है। बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। नेक्स्ट देखिए, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आंसर होगा 75 सेंटीमीटर से कम हो। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है। तो कौन से क्रम में है? तो आंसर होगा डी, शहर से शहर, गांव से शहर, गांव से गांव और शहर से गांव। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? तो आंसर होगा 53 का सी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो 54 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 249 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 37 में कहा गया है। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4 जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो 57 का आंसर होगा सी, 77वां संविधान संशोधन 1995। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका MPPSC प्रीलिम्स में जनजातीय वाला टॉपिक है स्पेशल इंक्लूड किया गया है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान है ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर याद करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, और एक यही सबसे बड़ा फायदा होता है अदर स्टेट के पेपर को भी देखने का, क्योंकि सभी PSC में एक दूसरे के पेपर पूछे रिपीट हो जाते हैं, तो उससे आपको फायदा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है? तो 58 का आंसर होगा बी, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3। तो सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना वाला जो SSC वाले स्टूडेंट हैं, इसको आप ईयर को याद रखिए क्योंकि बहुत बार इसका ईयर ही पूछा गया है कि कब स्थापना हुई। दूसरा है, यह वैधानिक संस्था है, यानी कानून के द्वारा इसको बनाया गया है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, तो ये संवैधानिक नहीं है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिए। और इसकी स्थापना दर निर्धारण या संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, यानी जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है जितनी भी जो आप सिम चला रहे हैं उसका ही ये नियंत्रण का कार्य करता है, ट्राई। नेक्स्ट देखिए, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थीं? तो 59 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो LM सिंघवी समिति, GBK राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में एक गठित हुई थी। अशोक मेहता 1977, GBK राव इसको आप देख लीजिए, सिंधवी घटी थी आपकी बनी थी 1986 में। राव को आप देख लीजिए शायद 84-85 के आसपास इसकी ये राव, एक बार इसको चेक कर लीजिए। भारत की किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 60 का आंसर होगा 25 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है? तो 61 का आंसर होगा केवल एक। तो
एक केवल एक सही नहीं है। तो और देख लेते हैं। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद पाने योग्य नहीं है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। और इनका कार्यकाल आपकी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। तो आप इसको याद रखिए, 6 वर्ष या 65 साल। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो 62 का आंसर होगा सी। 62 का आंसर होगा सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। तो राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? तो 63 का आंसर होगा भूरिया समिति। तो आप जितने भी फैक्ट दिए गए हैं इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपका ये पूछा जाएगा कि पेशा एक्ट कब आया था? तो 1996 में। पेशा एक्ट कौन सी समिति की सिफारिश पर आया था? तो भूरिया समिति की सिफारिश पर। और पेशा एक्ट किससे संबंधित है? तो आदिवासियों के स्वशासन से संबंधित। और आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, पेशा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जैसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसका आप एक बार फुल फॉर्म भी देख लीजिए। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो 64 का आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र पर। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। नेक्स्ट देखिए, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? तो 66 का आंसर होगा दलहन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है? तो 67 का आंसर होगा ज्वार। जबकि जूट, गन्ना और मूंगफली ये नगद फसलें हैं, यानी आप इनको बेचकर पैसे प्राप्त करते हैं, वही क्या है? नगद फसल है। जबकि ये क्या है? ज्वार मोटा अनाज है। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो 68 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक को। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 69 का आंसर होगा 2002 में। नेक्स्ट है, सतत विकास क्या है? तो 70 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? यानी जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ कहते हैं, गोल कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसे SDG आप कहते हैं। तो ये शब्द सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था? तो आंसर होगा 1980 में। भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 72 का आंसर होगा बी, 1991 में। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो आप इसकी ईयर को 100% याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, तो आंसर होगा 73 का ए। अब देख लेते हैं मूल्य विभेद। तो आंसर होगा भूमि एकाधिकार, भूमि सुधार, तो आंसर होगा भूमि चकबंदी। नेक्स्ट है गरीबी का दुष्चक्र, तो रेगना नरकसे। और IBRD, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जिसे आप विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 74 का आंसर होगा सी, तरंग दैर्घ्य, यानी जो आप ध्वनि तरंग होती है जो इस टाइप से आप, तो जो इनकी क्या पूछा गया है? क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, यानी जो ये दूरी है, जो ये वाली दूरी है, जो इन्हीं को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो 75 का आंसर होगा सी, ध्वनि का परावर्तन होना है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो 76 का आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो 77 का आंसर होगा ध्वनि। ये वैक्यूम यानी निर्वात में नहीं गमन कर सकती, जबकि प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये कर सकती हैं।
और जो ध्वनि तरंग होती है जो क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट है कि अब वाहक यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो 78 का आंसर होगा बी, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति की जाती है? तो 79 का आंसर होगा बी, बकरी से। 79 का आंसर होगा बी, बकरी। नेक्स्ट है, REM के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन आपको बताना है। तो 80 का आंसर होगा ए, RM एक अस्थाई भंडारण है। तो ये क्या है? अस्थाई भंडारण। ये क्या है? गलत है। तो जबकि REM एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, और REM इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक वाष्पशील मेमोरी है, और REM में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो 81 का आंसर होगा वेब प्ली। तो जो आपके जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है इसको तो आप 100% याद करते जाइए, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशल ये साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक दिया गया है, तो आपके पेपर में भी रिपीट हो सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो 82 का आंसर होगा बी, अमेरिकन लॉजिक यूनिट, ALU। तो आंसर होगा 82 का आंसर होगा बी, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, शायद इसका आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी हो सकता है, लेकिन आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोविजनल आंसर की है, इसमें ऑब्जेक्शन के बाद आंसर सुधार भी हो सकती हैं, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। आप इसको लेकिन एक बार चेक करके देख सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो 83 का आंसर होगा डी, 23 नवंबर को ICAR, जिसका बहुत से स्टूडेंटों ने आपने से इसका एग्जाम भी दिया होगा, तो वही ICAR है। नेक्स्ट देखिए, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो 84 का आंसर होगा बी, पूसा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, गन्ना क्या है? तो 85 का आंसर होगा सी, उदासीन दीप्तिकालीन पौधा। मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 86 का आंसर होगा बी, 30। नेक्स्ट है, व्यवसाय खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो 87 का आंसर होगा ABD जीनोम। नेक्स्ट देखिए, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है? तो 88 का आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, चूने के प्रयोग से, जिप्सम के प्रयोग से, खारे पानी के प्रयोग से। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा डी, आयोग के द्वारा आंसर माना गया है डी। निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो 89 का आंसर होगा बी, प्रशस्त्रकालीन आदि मानवों का केंद्र। नेक्स्ट है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो 90 का आंसर होगा श्यामचंद्र का। 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज के किस जिले में स्थित है? तो 91 का आंसर होगा सी, ये देवघर में स्थित है, और यहाँ पर एक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो 92 का आंसर होगा मरांग बुरू। नेक्स्ट देखिए, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? तो 93 का आंसर होगा देवघर में। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर भगवान शिव के लिए भी ये प्रसिद्ध है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा चीरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे? तो 95 का आंसर होगा बी, जेठ रैयत। नेक्स्ट देखिए, थेंदरी एवं बिददरी संस्कार जुड़े हैं? तो 96 का आंसर होगा मुंडा अंत्येष्टि से। नेक्स्ट है, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो 97 का आंसर होगा 1871 में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नज़दीक है? तो 98 का आंसर होगा सी, इसको हम देख लेते हैं, मधुबन से, मधुबन के ये निकट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 99 का आंसर होगा सी, विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च क्या है? गलत है।
तो विश्व वातावरण दिवस 5 जून को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, 2023 में किस राज्य ने सीखो और कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। 100 का आंसर होगा बी। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर के भी एक बार दिखा देते हैं। तो ये आपकी आंसर की है, ये आपका एग्जाम हुआ था और यहाँ पर आपके भी ऑब्जेक्शन भी लग रहे हैं। तो अब चलिए इसकी आंसर की हम देख लेते हैं। तो ये आपकी आंसर की पेपर का सेट नंबर बी था। तो ये पेपर की सीरीज यहाँ पर सेट बी यहाँ से इस टाइप से यहाँ पर ये दी गई। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार जो भी आपको क्वेश्चन पेपर नई नई परीक्षा आयोजित होती हैं तो उनके पेपर को इसी चैनल पर आपको कवर कराया जाता है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।